बायोलॉजिकल मेथड। अब बेटे जो हम पढ़ चुके इसमें हमने कहा बायोलॉजिकल मेथड के रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पहला स्टेप, फिर बेटे ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस हमने देखी दो तरह की हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। नंबर थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब कल की जो आपकी असाइनमेंट थी उसमें आपकी हाइपोथेसिस क्या थी? कोई एक बच्चा मुझे बताएगा उसमें हाइपोथेसिस क्या थी? जी बेटे। अब ये एक आम बयान बना लिया गया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब इसमें देखें वो जो जितनी करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी वो मौजूद हैं। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, मौजूद है। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, मौजूद है। तहकीक तलब ख्याल होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको उतना सादा। अभी किसी को भी आप ये बताओ फिक्रा, उसको समझ आ रही है ना ये क्या कहा जा रहा है? इट शुड बी पोटेंशली फाल्सिफिएबल। हम इसके ऊपर तजर्बात करें, हमारे तजर्बे अगर साबित कर दें तो ये गलत भी साबित हो सके। अब इसमें तमाम खसूसियात मौजूद हैं। अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज डिडक्शंस। अब व्हाट आर डिडक्शंस? Deductions are the logical consequences of a hypothesis. अब इसका क्या मतलब है? लॉजिकल, मंतकी। मंतकी से मुराद नतीजा खेज, जिसका कोई नतीजा बनता। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। ये आंसर हो सकता है टू द हाइपोथेसिस। दिस मे बी एन आंसर टू दैट हाइपोथेसिस। ये उस हाइपोथेसिस का जवाब हो सकता है। अब इस हाइपोथेसिस की डिडक्शन बनेगी if plasmodium is the cause of malaria, then every person ill with malaria must have plasmodium in their blood। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये सर प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तो वो उसी का नतीजा निकाल रहा है कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो कोई भी जो मलेरिया का मरीज होगा उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो ये उसका नतीजा ही है, ये उसका रिजल्ट है। अब इस डिडक्शन बनाते वक्त ये कंसीडर किया जाता है, ये समझा जाता है हाइपोथेसिस इज ट्रू। हमने तजर्बात नहीं अब किए अभी,
इसमें हमने हाइपोथेसिस को सच समझ के अगला फिक्रा बनाना है। हमने किया कुछ नहीं अभी, हमें पता नहीं है तजर्बात हमारे इसको ठीक साबित करेंगे या गलत साबित करेंगे, लेकिन इस बायोलॉजिकल मेथड के अगले स्टेप में हमने उस हाइपोथेसिस को सच माना है। इसको हमने सच माना है तो ये हमने डिडक्शन इससे बनाई है। डिडक्शन अखज़ करना कुछ है, वही कह देते ना, मैं पढ़ा के पूछ लेता हूँ आपके समझ आई है या क्या समझ आई है, तो यही है कि हाइपोथेसिस बनाई है तो आपने क्या अखज़ किया है उससे, ये डिडक्शन है। अब इसमें एक और चीज़ नोट करो, जो भी डिडक्शन होगी उसमें ये दो अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल होंगे, इफ एंड देन। देयर विल बी यूज ऑफ इफ एंड देन इन द डिडक्शन। इफ एंड देन लॉजिक इज यूज्ड इन द डिडक्शन, कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है तब, देन का मतलब तब भी होता है ना, हर वो बंदा जो मलेरिया से बीमार है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। मुश्किल बात तो नहीं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट्स कह लो, एक्सपेरिमेंटेशन कह लो, परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स कह लो। अब बायोलॉजिकल मेथड में हमने अगला काम करना है कि हमने तजर्बात करके देखने हैं कि वो हाइपोथेसिस हमारी ठीक है या गलत है। अब आपकी कल की असाइनमेंट थी, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ये हाइपोथेसिस थी, ये डिडक्शन थी। तजर्बा क्या हुआ था? तजर्बा क्या हुआ था जी अरहम? अब किया ये गया 100 मलेरियल पेशेंट्स, ऐसा ही है। 100 हेल्दी पर्सन्स। अब यहां पे भी एक बात समझने वाली, वो क्या है, मलेरिया के पेशेंट्स हमने चेक तो मलेरिया करना है, हमने हेल्दी पर्सन्स क्यों लिए? हेल्दी पर्सन्स जो हैं दे आर यूज्ड एज कंट्रोल ग्रुप, एज अ कंट्रोल ग्रुप। अब कोई भी तजर्बा जब किया जाता है तो उसमें साथ कंट्रोल ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज कंट्रोल ग्रुप? हम देखना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस का तो पता है ना कि नहीं, इफेक्ट ऑफ लाइट। अब इफेक्ट ऑफ लाइट जानने के लिए हम दो पॉट्स लेंगे जिनके ऊपर पौधे लगे हुए हैं। अब एक को हम रख देते, इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। इसको हम रख देते हैं लाइट में, आम हालात में। इसको प्रॉपर टाइम पे पानी दे रहे हैं, हर चीज प्रॉपर हो रही है। ये वाला ए जो है इसको हम रख देते हैं डार्क में, बाकी सारी चीजें वही देंगे जो हम बी को दे रहे हैं, बट सिर्फ इसको क्या नहीं देंगे, लाइट। ठीक हो गया। अब इसके रिजल्ट्स हमें पता है कि ये बढ़ता फूलता रहेगा। इसके रिजल्ट्स हमने देखने हैं कि लाइट ना देने से, बाकी चीजें वैसी ही देने से इस पे क्या असर पड़ता है। अगर हम इस अकेले को रख देंगे तो हम उसका मुकाबला किससे करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे? चेंज भी तो देखनी है ना, उसकी चेंज का कंपैरिजन किससे करेंगे? कंट्रोल ग्रुप में सारी चीजें ऑप्टिमम प्रोवाइड की जाती हैं,
जबकि जो टेस्ट ग्रुप होता है उसमें एक वेरिएबल जो है वो नहीं दिया जाता। ठीक हो गया। इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू कंपेयर टेस्ट ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप। हम वो चेंज टेस्ट ग्रुप में देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए किसी कंट्रोल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर ये 100 हेल्दी पर्सन जो हैं ये किसके तौर पर इस्तेमाल होंगे? कंट्रोल ग्रुप के तौर पर, नहीं तो इनकी ज़रूरत नहीं थी। अब 100 बिलेरियल पेशेंट्स का ब्लड माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इन 100 के 100 में प्लाज्मोडियम वाज फाउंड। ऐसा ही है, प्लाज्मोडियम जो था वो पाया गया। अब ये वाले जो थे 100 हेल्दी पर्सन्स, इनमें 93 जो थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया। जबकि इनमें से जो 7 पर्सन्स थे उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम पाया गया। ऐसा ही है, यही पढ़ा ना आप लोगों ने। अब होना क्या चाहिए था? यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। ये हाइपोथेसिस तो हमारी एक साइड पे रह गई ना कि प्लाज्मोडियम पाया गया, तो इसका मतलब ये ठीक हो गया, रिजल्ट यही निकला। लेकिन यहाँ पे एक ये नई शय आ गई हमारे पास, आनी नहीं चाहिए थी लेकिन आ गई। फर्दर स्टडीज ने बेटे ये साबित किया कि इन 7 पर्सन्स में तब सिम्टम्स मौजूद नहीं थी। इन 7 पर्सन्स में क्या था? नो सिम्टम्स। सिम्टम्स हम कहते हैं अलामतें। बट प्लाज्मोडियम वाज प्रेजेंट इन देयर ब्लड, लेकिन प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में मौजूद था। अब होता क्या? हमें कोई भी बीमारी जो है वो माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से या पैरासाइट्स की वजह से होती है, इन्फेक्शंस जो हैं ख़ास तौर पे। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, मच्छर आया उसने काटा,
उसने प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में शामिल कर दिया। प्लाज्मोडियम ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए हमारे लीवर सेल्स तक पहुंचा, मौजूद तो वो ब्लड में है, वहाँ पर वो खुराक भी लेगा, अपनी तादाद भी बढ़ाएगा। ब्लड में रहते हुए भी वो ये कुछ करेगा, लीवर में पहुंच के भी वो ये कुछ करेगा। ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है। अब एक ख़ास दिनों के बाद वो वहाँ से निकलेगा और पूरे ब्लड के अंदर फैल जाएगा। फिर वो जब हमारे प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, उनको ब्लास्ट करना शुरू करेगा, तब हमें शदीद सर्दी, कपकपाहट और फीवर जो है, हाई ग्रेड फीवर, तब होगा। अब वो अरसा जिसमें वो ब्लड में दाखिल हुआ और उसने अपनी खुराक ली और अपनी तादाद बढ़ाई, ये जो दुरानिया है, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इस पीरियड को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। वो इंक्यूबेट हो जाता है आके। तो इन 7 पर्सन्स के अंदर, इन 7 पर्सन्स के अंदर अभी तक अलामात नहीं आई थी, लेकिन प्लाज्मोडियम एंट्री कर चुका था, उनने अपनी तादाद बढ़ानी शुरू कर दी थी। अब उन्होंने अपनी सिम्टम जो हैं अभी जाहिर नहीं की थी। तो ये वो 7 पर्सन थे। इनको भी मतलब बाद में आम लफ्ज़ों में मलेरिया होना था। ठीक हो गया। तब कोई हार्ड एंड फास्ट पैरामीटर्स नहीं ना थे। तब यही देखा गया कि इसको बुखार नहीं है, ये हेल्दी है, इसको बुखार नहीं है, इसको कपकपाहट नहीं है, ये हेल्दी है। ठीक हो गया। 100 वो हेल्दी कर लिए और 100 जो थे जिनको कपकपाहट थी, हाई ग्रेड फीवर था, उनको अलहदा कर लिया। ठीक। तो अब बेटे ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में तजर्बात किए जाते हैं। इसमें कंट्रोल ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? जिसके रिजल्ट्स हमें पता होते हैं, जिसके रिजल्ट्स हमें पता होते हैं और उसको तमाम कंडीशंस दी जाती हैं। जबकि जो कंट्रोल होता है, टेस्ट ग्रुप होता है, उसके लिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो वेरिएबल नहीं दिया जाता या दिया जाता है। तो आगे बेटे, अब इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। ठीक हो गया। अब ये रिजल्ट्स अहम भी हो सकते हैं और गैर अहम भी हो सकते हैं। सारे रिजल्ट्स एक जैसी अहमियत के हामिल तो नहीं होंगे। तो इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? दैट इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब उन रिजल्ट्स की समरी तैयार करनी है हमने। उनको डेटा फॉर्म में, अरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे। बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। क्या हासिल किया जाता है? सबसे ज़रूरी बात है सर, एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा, हकीकी। इसमें फर्जी बात कोई नहीं होगी। अगर फर्जी बातों पर मानना था तो फिर इतना काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर वैसे ही हाइपोथेसिस को सच मान लेते। ठीक हो गया। एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। डेटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली। अब इस डेटा को इकट्ठा करने के बाद इट इज एवरेज्ड एंड अरेंज्ड स्टैटिस्टिकली। आपने मीन, मीडियन, मोड्स वगैरह पढ़े हैं? वो स्टैट्स है, वो मैथ का हिस्सा जो है वो स्टैट्स है। अब उन ये एवरेज निकालना, ये भी स्टैट्स का ही हिस्सा है। एवरेज निकालना तो हमने सीखा हुआ है ना। तो उन तरीक़ों से हम इनको, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं इस्तेमाल करते हुए। टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब बेटे ये जो हमारा स्टैटिस्टिकल टूल्स को इस्तेमाल करके हमने डेटा रिजल्ट्स जो हैं
उनको हमने डेटा फॉर्म में तरतीब दिया, अब वो हमें किसकी तरफ लेके जाते हैं? कंक्लूजन्स। अब बेटे ये जो हमने 100 पेशेंट लिए, 100 के 100 पेशेंट्स के ब्लड में पाया गया, अब इनको नंबर्स की सूरत में हम लिख रहे हैं, हम इसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। अब मतलब ज़्यादा रिफाइन हो चुका है, हम ग्राफ्स भी ड्रा करते हैं, हम उनके दरमियान टेबल्स भी बनाते हैं, तो उनको इस सूरत हाल में लिखना, जाहिर करना, दैट इज़ कॉल्ड समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। उसमें गैर अहम चीज़ें फिर स्किप कर दी जाती हैं, जो अहम चीज़ें हैं उनको प्रोमिनेंट किया जाता है, वाज़ेह किया जाता है और उनको लिखा जाता है। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स के बाद बेटे लिख लुक के सारी कॉपी जो है वो बंद करके रख लेते हैं, नो, उन रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। अब इससे क्या मुराद है बेटे? हमारे पास ये रिपोर्ट ना हुए होते रिजल्ट्स, तो हम तक कैसे पहुंचते? तो पहुंच जाने थे? नहीं, ये रिपोर्ट हुए हैं तो हम तक पहुंचे हैं। हम भी कोई काम करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे तो वो आगे किसी तक पहुंचेगा, वरना यहां बैठे हम जो मर्जी एटम बम बनाई जाए, किसी को तो नहीं पता ये करी क्या जा रहे हैं, ये बहुत ज़हीन है, ये बहुत नालायक है। और भाई किसी के सामने जाएंगे, उसको बताएंगे तो उसको पता चलेगा कि ये क्या है। मैं पढ़ाता जाऊं, टेस्ट ना लूं, जो हैं दे आर रिपोर्टेड। अब वो कैसे रिपोर्ट होते हैं बेटे? उनको पब्लिश किया जाता है इन देयर जर्नल्स, उनके रिसर्च पेपर्स के अंदर, उनके जर्नल्स के अंदर, उनकी वेबसाइट्स पर, मतलब इंटरनेट पर उनको डिस्कस किया जाता है, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर उनको नशर किया जाता है टेलीविज़न के ऊपर और आपके सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि हर बंदे तक इसकी रसाई पहुंचे। वो क्यों ऐसा किया जाता है? सर वो हाइपोथेसिस सच या गलत साबित होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात बताऊं, अगर ये तजर्बात इस हाइपोथेसिस को गलत साबित कर देते तो फिर ये रिजल्ट कोई नहीं है रिपोर्ट होने थे, फिर इनको यहीं पर ख़त्म। दोबारा नए सिरे से नई हाइपोथेसिस बननी थी उस प्रॉब्लम की, नई उसकी डिडक्शंस, नए उसके एक्सपेरिमेंट्स, नए उसके रिजल्ट्स, नई उसकी रिपोर्टिंग। मतलब अगर हमारे तजर्बात उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, देन हाइपोथेसिस इज फॉल्स, वो हाइपोथेसिस सच नहीं थी। इसीलिए तो जब हमने हाइपोथेसिस पढ़ी, हमने कहा ये हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे का काम नहीं है कि मुंह उठा के आए और हाइपोथेसिस बना दे। ठीक उधरों पट्ठे वड़दा आवे, हाथ चढ़ के कहे लियाओ जी मैं बनाना जी हाइपोथेसिस, नहीं। इसके लिए क्रिएटिव माइंड्स जो थिंकिंग रखते हैं, जो वो 5-6 खसूसियात को ज़ेरे गौर रखेंगे, वो लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे और फिर उस पर काम होगा। सर इसमें एक बंदा तो नहीं इन्वॉल्व होगा, हाइपोथेसिस तो चलो एक बंदा बना देगा। सर ये डिडक्शन बनाने के लिए भी टीम चाहिए आपको, सर ये तजर्बात करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको चीज़ें चाहिए। ये गलत है, पहले ही बेतुकी है, ये भी ज़ीरो, ये भी सब कुछ ज़ीरो, तो कौन जिम्मेदार होगा? ठीक हो गया। तो ये है जी हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।